हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अटल ब्रिज को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था महेश्वर डैम को लेकर के, तो महेश्वर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। कुछ टाइम पहले ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महेश्वर डैम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनको कैंसिल किया था, जिसकी वजह से डैम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। बात हुई है नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर को अगर हम व्यू करें तो हमारे इंडिया में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं उनमें से एक है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के एस्चुरी वाले रीजन में कई आइलैंड हैं, जिनमें से सबसे लार्जेस्ट है आलिया बेट आइलैंड। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि सरदार सरोवर डैम का फॉर्मेशन भी नर्मदा रिवर के ऊपर किया गया है। और सरदार सरोवर डैम के फॉर्मेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसका बेसिक रीजन ये था कि यहाँ से जिस भी पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया जा रहा है इस डैम के फॉर्मेशन के लिए, उन सभी को एक अच्छी जगह सेटल डाउन किया जा सके। तो एक बेसिक फैक्ट है नर्मदा रिवर को लेकर के एंड महेश्वर डैम को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो भी कन्विक्ट्स हैं उनको रिलीज यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन की बात की गई है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन की बात की गई है कि जुडिशरी का जो ऑर्डर आता है उसके खिलाफ में आप 30 डेज के अंडर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो। हालांकि ये बोला गया है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जिसके बेसिस पर 30 डेज के बाद में भी रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उन्हीं पॉइंट के बेसिस पर उन्हीं पॉइंट के बेसिस पर रिव्यू पिटीशन जो है उसको 30 डेज के बाद में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया है उसकी इमेज को यहाँ पर शो कर रखा है कि कितनी पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से इफेक्ट हुई है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी बेंगलुरु में जो ब्लास्ट देखने को मिला उसके बारे में कर्नाटका पुलिस ने क्लियर किया है कि ये टेरर आउटफिट जो है, ग्लोबल टेरर आउटफिट, मतलब जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व था उसके इंटरनेशनल लिंकेज जो देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से टेरर अटैक देखने को मिल सकता है। इसी के बारे में जो हमारा एडिटोरियल पेज आता है वहाँ पर भी डिस्कशन किया गया है। वहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट आर्टिकल जो है उसमें इसी के बारे में बताया हुआ है कि अभी बेंगलुरु में जो एक्सप्लोजन देखने को मिला, और सेम इसी तरीके से कुछ टाइम पहले कोयम्बटूर में इसी तरीके का इशू देखने को मिला था। तो ये जो एक्टिविटी ऐसी हैं वो हमें बता रही हैं कि हमारे इंडिया में जो काफ़ी लंबे टाइम से, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर और जो एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड जो रीजन है, उसके अलावा अगर हम अदर पार्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पीस और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी नल एंड वॉइड थे। लेकिन अभी ये जो इफेक्ट देखने को मिले हैं इसके बेसिस पर क्लियर किया जा रहा है कि अदर रीजन जो है वहाँ पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमारी जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसमें मेजरली फोकस किया जाना चाहिए कि टेरर अटैक जो है वो हो सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको और अच्छे सिक्योरिटी लेवल पर हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके के इशू जो है वो ना देखने को मिले। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात प्रेजेंट टाइम में अभी जो गवर्नमेंट है उनमें ये बोला कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो है वो गवर्नमेंट देखने को मिल रही है यूनियन लेवल पर, जिसकी वजह से इस्लामिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो भी एक मेजर एक कन्फ्लिक्ट जो है या जो भी आइडियोलॉजी या व्यूज़ के बेसिस पर, उसकी वजह से भी इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो प्रमोट की जा सकती है। तो हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको इस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू बन सकता है। तो हमें हमारी डाइवर्सिटी जो है उसको यूनिटी में इंटीग्रेटेड करके रखना होगा, ताकि इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो हमें फेस ना करने पड़े। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है
तो देखो यहाँ पर जो बताया गया है, केरला जो स्टेट है उसी के बारे में बोला गया है कि जो केरला गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो वहाँ की स्टेट रन यूनिवर्सिटीज है उनके चांसलर की जो पोस्ट है वो गवर्नर से रिमूव की जाए और चांसलर पोस्ट जो है अलग से क्रिएट की जाए। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ये देखा गया कि केरला गवर्नमेंट जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करने पड़े। हालांकि केरला गवर्नमेंट जो है यहाँ पर चांसलर की पोस्ट को रिमूव करने के लिए बिल लेकर के आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से जो केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने पहले भी इस तरीके के जो बिल पास करने की कोशिश की गई वहाँ की गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपने पास में रखे, जैसे कि वहाँ पे केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2022, यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो हो सकता है कि इन बिल के ऊपर वो अपना कोई भी असेंट ना दे और इनको अपने पास ही सेव रखे, जिसकी वजह से ये जो बिल है इनका ये रिजल्ट जो है वो अमेंडमेंट के सामने या एक्ट के सामने ही ना आ पाए। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि देखो केरला जो है उनको भी यूनिवर्सिटी जो रन है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जो बेसिक प्रोविजन है जिनकी बेसिस पर ये माना गया कि वहाँ के वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू तो देखने को मिले कि वाइस चांसलर जो है या तो 1 पर्सन का ही नेम सजेस्ट किया जा रहा है या फिर जो कमेटी बननी चाहिए वाइस चांसलर की पोस्ट के रिकमेंडेशन के लिए उस कमेटी का फॉर्मेशन जो है वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने फोकस किया है कि हाँ बिल्कुल आप इस तरीके की लॉज बना सकते हो, लेकिन जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनके जो रूल्स है उनको भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी जा करके इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे एक तरीके से आप अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 जजेस की जो बेंच है उन्होंने इस केस को सुना, 3 जजेस जो हैं उन्होंने इसको अपील किया और 2 जजेस जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपना डिसेंट रखा, मतलब इसकी वैलिडिटी को लेकर के अपोज किया और 3 ने सपोर्ट किया। 3 ने सपोर्ट में ये बोला कि देखो SC ST OBC की आप बात कर रहे हो कि उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है तो उनको पहले से रिजर्वेशन दिया गया है। ओके और जिन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने ये बोला कि हाँ इक्वलिटी जो है वो तो हमारा बेसिक प्रोविजन है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडा है उनको कहीं भी एक तरीके से क्या नहीं कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो खिलाफ में है हमारी सोसाइटी के। ये तो इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहा है कि पॉवर्टी एक बेसिक रीजन जिसकी वजह से जो हमारी जनरल कैटेगरी है वहाँ पर भी लोगों को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और रिजर्वेशन का मेन क्राइटेरिया यह है कि हम एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करें जिससे इक्वलिटी जो है वो क्रिएट हो सके और फिर उसी इक्वलिटी के बेसिस पर जो है वो हमारी सोसाइटी जो है वो इक्वल लेवल पर अपने आप को स्टैंड कर सके। तो ये कब आएगा, जब सभी कम्युनिटी बेसिस पर फोकस ना करते हुए हम पर्सन बेसिस पर फोकस करें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर फोकस करें कि कौन से पर्सन जो है, कौन से सोसाइटी जो है वो डिग्रेड स्टेज में है जिसको हम रिजर्वेशन के थ्रू जिसका अपग्रेडेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने जजमेंट के दोनों पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर बेसिक बातें की हैं, साथ ही साथ उन्होंने इक्वलिटी की बात की है कि इक्वलिटी के लिए 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर राम सेतु जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात की गई है कि इस प्रोजेक्ट को हमें जियो हेरिटेज जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। यहाँ पर राम सेतु प्रोजेक्ट की बात की गई है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किया गया था कि जो यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल बेसिस पर बोला जाता है कि वहाँ पर जो है वो इस तरीके के स्टोन यूज़ किए गए थे जब लंका में सीता जो मदर हैं, सीता माता जो है उनको लेकर के गया था, तो राम सेतु ब्रिज जो है उसका फॉर्मेशन किया गया था। तो उसी प्रोजेक्ट के बेसिस पर इसका फॉर्मेशन करने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर बात किया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से जो हमारी यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो एक तरीके से इफेक्ट हो सकती है।
ओके। और इसकी वजह से यहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट है यहाँ का, या फिर अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी की, जो इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो राइवटर जो है उनका ये मानना है कि राम सेतु जो प्रोजेक्ट है वो माइथोलॉजिकल बेसिस पर, हिस्टोरिकल बेसिस पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है उनमें किन किन पॉइंट के ऊपर इशू देखने को मिल रहा है, कि कहाँ कहाँ पर जो है वो नया बिल जो है उसमें कुछ इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो नया न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट की बात की गई है कि ये 2 पॉइंट इस बिल में मिसिंग है। पहला पॉइंट ये है कि मान लो कोई पर्सन जो है वो सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर करता है, तो जो पहले प्लेटफॉर्म पे जो उसके पर्सनल डाटा जो भी यूज किया जा रहा था, उस डाटा को सेकंड प्लेटफॉर्म पर कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर उसी फर्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रेगुलर होता रहेगा वो डाटा जो है, इसको लेकर के यहाँ पर कोई भी बात नहीं रखी गई है। दूसरा यहाँ पर जो है वो राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब कोई पर्सन जो है वो कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से अपने पर्सनल डाटा को कहीं पर यूज़ किया गया, लेकिन बाद में वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो दिया जाना चाहिए कि उस पर्सनल डाटा का फिर कहीं भी यूज ना किया जा सके। तो ये यहाँ पर 2 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर इस बिल में कोई भी बात नहीं की गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो अगर अपने पर्सनल डाटा कहीं पर शेयर करते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसके बारे में भी ये जो नया बिल है इसमें नहीं बताया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर डाटा लोकलाइजेशन को जो लेकर के जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी क्या चेंजेस किए गए हैं, उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। पहले 3 लेयर पर जो डाटा लोकलाइजेशन है उसको ट्रीट किया गया था, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेमवर्क, मतलब जो हम डाटा लोकलाइजेशन या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो डाटा ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, जो रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी कमेटी जो है उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसका एक ड्राफ्ट रखा गया है, और इस ड्राफ्ट को लेकर के अलग अलग जो भी हमारी पॉपुलेशन है उन सभी को अपने व्यूज़ यहाँ पर क्लियर करने हैं। तो उन व्यूज़ के बेसिस पर फिर एज ए बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर एक्ट के रूप में सामने आएगा। तो इसमें जो रिजल्ट है वो कन्वर्जन तभी देखने को मिलेगा, तब यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किया जा सके, ताकि जब मेन बिल पार्लियामेंट में रखा जाए तो इसमें इन सारे पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जा सके। ओके। तो यहाँ पर पर्सनल डाटा को लेकर के बोला गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल रहेगी और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेगी। यहाँ पर पेनल्टीज़ की बात करें तो एक अनयूजुअल मूव जो है वो पेनल्टी में देखने को मिला है, एंड परहैप्स द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड अमोंग डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, द डीपी बिल 2022 प्लेसेस ड्यूटी ऑन डाटा प्रिंसिपल्स इफ दे आर नॉन कंप्लेंट, इट कुड लीड टू पेनल्टीज अप टू 10,000। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है पेनल्टी के बारे में। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है, और अभी प्रेजेंट टाइम में डाटा प्रोटेक्शन बिल न्यूज़ में भी है, तो आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो मोरबी ब्रिज कोलैप्स देखने को मिला गुजरात में, और यहाँ पर मोरबी रिवर के ऊपर इसका फॉर्मेशन किया गया है। ये एक्सटेंशन ब्रिज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमेटो बेसिस पर इस केस को अपने आप में लिया है कि खुद से इसके ऊपर अपना जो है वो फोकस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो ट्रेजेडी है वो काफ़ी इनॉर्मस ट्रेजेडी है और इसको ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि गुजरात हाई कोर्ट जो है वो टाइम बेसिस पर
किस तरीके से गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, उन सभी के ऊपर फोकस करते हुए एक इंडिपेंडेंट प्रोब की यहाँ पर बात की है सीजीआई लेड बेंच ने कि जो भी इशू है कि क्या बेसिक प्रॉब्लम रहा कि ये जो कोलैप्स देखने को मिला इसको सॉल्व करने किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। तो देखो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको ओपन किया गया, तो इसको लेकर के एक पिटीशन डाली गई है और सीजीआई लेड बेंच जो है वो इस पिटीशन को फॉलो करेगी और इसको डिस्कस करेगी कि इलेक्शन पोल बॉन्ड जो है जो एक क्राइटेरिया है उसके बाहर जाकर के इसको रिन्यू किया जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए ओपन किया जाए। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में वो नहीं देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि इस पिटीशन में अब यहाँ पर जुडिशरी जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेगी कि क्या इस तरीके से ओपन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हमारे इंडिया के विजिट पर रहेंगे और इस टाइम वो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके साथ में भी डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन किया जाएगा इंडिया और यूएई के बीच में जो प्रोजेक्ट है। इंडिया एंड द यूएई साइंड ए लैंडमार्क कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन Feb 18। ये जो एग्रीमेंट है वो May 1 से एंटर हो गया है, फोर्स में आ गया है। तो इसकी वजह से क्या क्या हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं और किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम और फोकस कर सकते हैं, इनको लेकर के यहाँ पर बात की जाएगी। यहाँ पर ज्ञानव्यापी जो केस है उसमें सिवलिंग केस को लेकर के एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम की डिमांड की है कि कुछ टाइम उनको दिया जाए जिसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सके कि ये जो सिवलिंग है वो कब बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में अलेक्जेंडर कलिंगम जो है वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोले जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ई कॉमर्स जो साइट्स हैं वहाँ पर रिव्यूज को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। ये जो फ्रेमवर्क है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं इनको रोल्ड आउट किया जाएगा 25 नवंबर को और ये जो भी रिव्यूज जो हैं वो मैंडेटरी बन जाएंगे। इट में बिकम मैंडेटरी आफ्टर ए ट्रायल फॉर सम डेज एंड विल बी एप्लीकेबल टू एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट पब्लिशेस कंज्यूमर रेटिंग्स। कंज्यूमर के जो रेटिंग्स हैं उनको पब्लिश करने नेसेसरी हो जाएगा और ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा ताकि ई कॉमर्स का जो मार्केट बढ़ता जा रहा है उसमें जो भी हमारे एक तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी पर्सन जो भी हमारे कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे जो इंडिया है मतलब हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इंडिया की फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम जो सुसाइड मोर्टेलिटी जो है उसको 10% तक हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लास्ट 3 ईयर में देखें मीन्स कोविड पोस्ट इफेक्ट अगर हम देखें तो सुसाइड के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, तो वो डिक्रीज़ किए जाने हैं। और देखो ये बोला जाता है कि अगर हम इस सोसाइटी में देखें या फिर हमारी जो अर्थ प्लेनेट है उसके ऊपर अगर हम व्यू करें तो सभी जो स्पीसीज हैं उनमें उसमें ह्यूमन स्पीसीज जो है वो माइंड के लेवल पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इन स्पीसीज में सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज ही ऐसी है जो सुसाइड भी करती है। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको एक तरीके से गलत तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो सुसाइडल प्रिवेंशन पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और इसमें टारगेट रखा गया है कि जो सुसाइड के जो केसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो चाइना और कतर जो है उनके बीच में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है और ये कतर चाइना वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील इन्होंने साइन की है। कतर से जो है वो गैस प्रोवाइड करवाई जाएगी चाइना वाले रीजन में और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस सप्लाई को लेकर के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला। तो यहाँ पर यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनकी भी बात की गई है कि वहाँ पर जो गैस सप्लाई हो सकती थी या वहाँ पर जो इशू है वो सॉल्व हो सकते थे, लेकिन वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू है। लेकिन
यहाँ पर जो वेस्ट एशिया के साथ में जो चाइना के जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इससे अगर इस रीजन में बेनिफिट मिलता है तो अदर कंट्री जो है वो भी इसके साथ में अपने जो भी प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो कोरियन रीजन, जापान, ये अदर कंट्री जो हैं वो भी गैस सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।